हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद धुरेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम जो रीड लेवल 2 का पेपर हुआ था सितंबर 2021 में, उसके साइकोलॉजी के क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले हैं। तो उसमें साइकोलॉजी में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और वो सेशन फर्स्ट होता है जिसमें साइकोलॉजी आती है। आगे हमारी लैंग्वेज आएगी, जो भी आपने चूज़ किया, हिंदी या इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा, क्योंकि सेकंड लेवल में सब्जेक्ट होता है, तो वो 60 नंबर का सब्जेक्ट आता है, टोटल 150 नंबर की। लेकिन साइकोलॉजी 30 नंबर की आती है। साइकोलॉजी के अलावा जो सब्जेक्ट होगा उसमें 15 या 20 नंबर की शिक्षण विधियाँ आएगी। और जो भी आपकी लैंग्वेज होगी, हिंदी हो, इंग्लिश, जो भी आपने चूज की हैं, उस लैंग्वेज में भी 15-15 नंबर की शिक्षण विधियाँ आती हैं। और वो शिक्षण विधियाँ भी बाल विकास यानी कि चाइल्डहुड चाइल्ड डेवलपमेंट पर भी आधारित होती हैं। तो ये अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो अपने आप सही हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी में पहुंच अच्छी नहीं है तो वो अच्छी पेडागोजी आपकी अच्छी नहीं हो सकती। तो पहले इसको आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनानी होगी, तभी वो उसमें अच्छे स्कोर कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा विधि का शिक्षण विधि का क्या अर्थ है? जो बाल केंद्रित होती हैं उसमें जो स्टूडेंट होता है वो उसको सेंटर में रखा जाता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। पहला ऑप्शन है कि बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण कहने को कहते हैं। बच्चे को अनुकरण करने के लिए नहीं कहते, क्योंकि जब बच्चा अनुकरण करेगा तो वो बच्चा उसकी बस अनुकरण कर रहा है, खुद कुछ नहीं सीख रहा, खुद आप सक्रिय भागीदार नहीं है, एक्टिव नहीं है। दूसरा है बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता। बच्चे इतनी छोटे हैं कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे तो वो एक्टिव रूप से नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी एज में है। बच्चों को नैतिक विकास शिक्षा देना, तो शिक्षा दे रहे हैं उसमें तो टीचर सेंटर में है, इसमें बाल सेंटर पूछा गया है। तो बाल सेंटर में क्या होगा कि बच्चे को अभिव्यक्ति और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। जब भी इसमें बाल केंद्रित हो, बाल केंद्रित क्वेश्चन में पूछा गया हो, तो आंसर में हमें देखना है कि जो स्टूडेंट है वो एक्टिव कहाँ दिखाई दे रहा है। हमें एक्टिव स्टूडेंट चाहिए, तभी वो जल्दी से जल्दी सीख पाएगा या फिर एक्टिव रह सकेगा। तो इन ये चारों ऑप्शन सही है, लेकिन साइकोलॉजी में क्या होता है, इन चारों ऑप्शनों में से जो बेटर आंसर है वही हमारा करेक्ट होता है। तो इसमें क्या है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। नेक्स्ट है, रेविन प्रोसेसिव मैट्रिसेस का मापन के लिए किया जाता है। जो ये परीक्षण है ये किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है थर्ड क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक किस प्रकार सीखते हैं? तो जो वाइगोत्स्की साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जो बच्चा है वो अपने से बड़े या अपने जो हम उम्र के हैं उनके साथ जितनी क्रियाएं करेगा, जितनी एक्टिविटी करेगा, उससे वो जल्द से जल्द सीख पाएगा। तो उसमें हम चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन में देखते हैं। अनुकरण, अनुकरण किसने कहा था? ये बांडुरा ने कहा था कि बच्चा एक दूसरे से देख करके सीखता है, मॉडलिंग करके सीखता है। जैसे कि उसकी मदर है, वो कुछ भी करेगी तो बच्चा सेम उसका अनुकरण करेगा। तो ये है अल्बर्ट बांडुरा का। वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया, ये कहा था वाइगोत्स्की ने। जब भी परस्पर क्रिया नाम आ जाए तो आप सोच लेना कि वाइगोत्स्की का है। जब पुनर्बलन दिया जाए तो पुनर्बलन की बात की है स्किनर ने। स्किनर ने कहा कि एक पॉजिटिव पुनर्बलन होता है, एक नेगेटिव। अगर आप बच्चे को पॉजिटिव पुनर्बलन देंगे तो वो बार बार वही काम करेगा, अगर नेगेटिव दोगे तो वो उस काम से कतराएगा, नहीं करेगा। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? तो अगर आपने हमारी वीडियो बुद्धि की नहीं देखी है तो उस बुद्धि की वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि बुद्धि से इसी रीट के पेपर में 2 प्रश्न हैं। तो हर जिसमें साइकोलॉजी पूछी जाएगी उसमें बुद्धि का टॉपिक जरूर होगा, तो वो भी आपको देख लेना है। किसने किया था सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण? अल्फ्रेड बीने ने किया था। कब किया था? 1904 में किया था, और सबसे पहले भी बीने ने किया था। और बीने ने क्या कहा कि जो बुद्धि है हमारी वो एक तत्व है। मान लेते हैं एक
टीचर हैं, एक डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर हैं। तो लेकिन वो सभी एक ही बुद्धि मानी थी उसने, क्योंकि सबसे पहले किसी ने इसमें एक्टिव रूप से काम किया, यही भी एक अच्छी बात है। तो बुद्धि परीक्षण किसने किया था? अल्फ्रेड बीने ने किया था 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाना चाहिए? जो प्रतिभाशाली शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालक, जो बालक गिफ्टेड हैं, जो एक्स्ट्रा, जिसको जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? पढ़ाने की गति धीमी करनी चाहिए, तो फिर तो वो बोर हो जाएंगे और पढ़ने से कतराएंगे। दंड देना चाहिए, दंड तो किसी भी हालत में बच्चे को नहीं देना, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर टीचर का कर्तव्य क्या है? तो इसमें बेस्ट है कि उसको प्रोत्साहन करें, उसको पुनर्बलन दें, ताकि वो आगे एक्टिव रूप से काम कर सके। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है कि उसकी विशिष्ट कक्षाएं दें और उसको पुनर्बलन दें। आगे हैं, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है, उनको क्रम के हिसाब से लगाएं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। यही आज स्टेट 2021 जो दिसंबर 2021 में हुआ था, सेम वही पेपर आप उठाकर देख सकते हो, यही क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। लेकिन आपको क्या ध्यान रखनी है, साइकोलॉजी में आपको इंग्लिश के क्वेश्चन को भी रीड करना है, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है और उसके कारण आपका नंबर कटने की पूरी संभावना है। तो इसमें जो क्रम वाइज हैं वो आपको ध्यान रखना है। जो अल्बर्ट बांडुरा थे, इन्होंने क्या कहा था कि जो बच्चा है वो मॉडलिंग करके दूसरे को देख करके सीखता है, और इन्हीं का वो सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, कि समाज में जो अधिगम जो हो रहा है उसको हम देख करके सीखते हैं। इसका है अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। तो आपको ये इंग्लिश का ज़्यादा याद रखना है, आप हिंदी का रख सकते हो, लेकिन हिंदी में ये नाम भी आपको चेंज करके दे दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ये हैं अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार क्रम के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिगमंड जो फ्राइड हैं उसके अनुसार अचेतन मन कौन सा है? जो हम दूसरे को दिखाना नहीं चाहते, हम प्रेजेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व है वो हम चाहते हैं कि हम अच्छे एक दूसरे को दिखाई दें, लेकिन जो असलियत है वो हम दिखाना नहीं चाहते। वो है हमारे अचेतन मन में। की विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? जो हमारा अचेतन मन है उसको ज्ञात करने के अनुसार सिगमंड फ्राइड के अनुसार, पहले हमें देखना सिगमंड फ्राइड ने उसके बारे में क्या कहा है। तो उन्होंने व्यक्तित्व अध्ययन, केस स्टडी भी नहीं की, समाजमिति तकनीक भी नहीं दी, ये तो JL मरोन ने दी थी, साक्षात्कार इंटरव्यू भी नहीं किया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि स्वप्न का विश्लेषण करो, कि उसके जो माइंड में क्या चल रहा है वो हमें जानना है, तभी हम उसके व्यक्तित्व को जान पाएंगे कि उसके किस प्रकार का व्यक्तित्व है, उसके प्रकार से हम कौन सी विधि अपनानी चाहिए। तो इसका है स्वप्न विश्लेषण। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, ADHD मीन्स क्या है? ADHD का क्या अर्थ है? तो ADHD का है अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर, इसका अर्थ है कि जो बच्चा एकाग्र रूप से नहीं पढ़ पाता, एक जगह टिक करके नहीं देख पाता, तो उसको कौन सा विकार है? ADHD। तो ध्यान का जो विकार है वो एक जगह एकाग्र नहीं कर सकता अपने ध्यान को, उसी को ADHD कहते हैं, ध्यान विकार, ध्यान संबंधी विकार। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, एक परीक्षण जो व्यक्ति को किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उनकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तो वो क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लेते हैं कोई प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर क्या करेगा? उसकी कमियां को जानेगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो उसकी जब उनकी प्रॉब्लम पता चलेगी, जब उसकी निदान पता चलेगी, डायग्नोज पता चलेगा,
तभी वो डॉक्टर उसका इलाज कर पाएगा, ट्रीटमेंट कर पाएगा। तो उसमें क्या पूछेगा है कि जो कमियों को हमें जानना है, हमें एक बच्चे की कमियों को जानना है, तो इसका मतलब उसका निदान करना है और उसके निदान के बाद ही उपचार होगा। हमें उसकी कमियों का पता चलेगा तभी वो उपचार होगा। तो इसमें क्या पूछा गया है कि उसकी कमियों को जानने का जो परीक्षण है वो क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षण। आगे हैं 10th क्वेश्चन, भारत के संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया था? तो वो था 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में किया गया था। उसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। तो ये ध्यान रखना है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में शिक्षा में कला शिक्षा को जोड़ने का क्या उद्देश्य था? एनसीएफ क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो 2005 में आया था। उसमें कला को शिक्षा के साथ कैसे जोड़ा था? ये सांस्कृतिक विरासत की सराहना, कि जो बच्चे का जो कल्चर है, जो बैकग्राउंड है, उसकी भी सराहना करनी है, उसको भी हमें देख करके बच्चे को ट्रीट करना है, उस प्रकार का उसके साथ व्यवहार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, ये किस प्रकार संबंधित है? तो जो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है वो क्या है? निरंतरता का सिद्धांत, निरंतर चलती रहती हैं। जो विकास है वो बच्चे का माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और जब तक वो जीवित रहता है, मतलब उसके गर्भ से स्टार्ट होकर के और उसके जीवन भर चलता रहता है। लेकिन जो वृद्धि है वो जन्म के बाद स्टार्ट होती है और जो किशोरावस्था है उसी तक चलती हैं, उसके बाद उसकी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है। तो इसका हो गया निरंतरता का सिद्धांत। आगे है 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? बुद्धि का घटक क्या है? लॉजिक है, कि हर चीज़ में हमें बुद्धि में लॉजिक लगाना पड़ता है कि ये क्यों हो रहा है, कब हो रहा है। मेमोरी, हमारी मेमोरी भी ठीक होनी चाहिए, तभी हम बुद्धि का सही से प्रयोग कर पाएंगे। अनुभवों पर आधारित, हमारे अनुभव से हम सीखते हैं, जो भी हमने पिछले कुछ एक्सपीरियंस किया था उसके हिसाब से अभी हम सीखते हैं। उसमें पूछा गया कि कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तो व्यावसायिक रुचि, व्यावसायिक रुचि ये बुद्धि का घटक नहीं है। तो ये तो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। किसी इंसान में कौन सी रुचि हो सकती है तो किसी में कोई भी। 14 क्वेश्चन है, बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोज्ञात्मक प्रक्रिया नहीं है? तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो मनोज्ञात्मक है, साइकोमोटर है, ये क्या होता है? साइकोमोटर ये होता है कि जब बालक हाथ पैर जो फिजिकल रूप से एक्टिव रह करके जो काम करता है वो होता है मनोज्ञात्मक। तो जिसमें हाथ पैर सब काम करे, तो वो लिखने में काम करेगा हाथ, खेलने में काम करेगा पैर, एक्टिविटी, गेंद फेंकेगा तो उसमें। लेकिन इसमें नहीं पूछा है कि कौन सा नहीं है साइकोमोटर का उदाहरण, तो यह है सोचना। इसमें हमारा माइंड यूज होता है, ना कि हम फिजिकल रूप से उसमें एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 पीएफ किसने दिए थे? व्यक्तित्व को मापने के लिए जो 16 पीएफ थे ये किसने दिए थे? ये दिए थे केटल ने, RB केटल ने। जो पीएफ है इसका क्या अर्थ है? पर्सनैलिटी फैक्टर्स। तो उन्होंने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर बताए थे केटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या कितनी बताइए? जो शिक्षा का अधिकार 2009 आया था उसमें कहा गया कि एक टीचर सप्ताह में कितने घंटे काम करेगा? 45 घंटे काम करेगा एक सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों के विभिन्न स्वयंगात्मक समस्याओं के कारणों को जानने और उसे दूर करने में कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो ये जो कोई भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम होगी स्वयंगात्मक इमोशनल रूप से, तो उनके कारणों को हमें पहले जानना है, फिर उसको दूर करना है। तो ये है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। तो ये स्कूल में किया जाता है और स्कूल में ओनली जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है उसको पहले जाना जाता है, फिर उस पर अध्ययन करके उसकी योजना बना करके उसको सॉल्यूशन निकाला जाता है। नेक्स्ट है 18वां, निम्न में से कौन सा सिद्धांत परिणामों को
सीखने से संबंधित हैं। तो परिणामों के थ्रू हम कुछ नया सीखेंगे। तो ये है क्रिया प्रसूत, अनुबंधन, ऑपरेट, कंडीशनिंग। ये किन की हैं? ये स्किनर की हैं। ऑपरेट, कंडीशनिंग स्किनर की हैं। और स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया। और इन्होंने पुनर्बलन का प्रयोग किया। पुनर्बलन कैसे? जैसे उन्होंने जो चूहे पर प्रयोग किया था उसमें एक स्किनर ने बॉक्स लिया था जिसका नाम भी स्किनर बॉक्स रख दिया गया। तो उसमें एक साइड करंट लगा दिया और एक साइड दाना डाल दिया गया। दाना है वो उसका सकारात्मक पुनर्बलन है और जो करंट है वो उसका नकारात्मक पुनर्बलन है। जो दाना है उसमें वो बार बार चूहा जाएगा तो ये उसको बार बार करेगा, लेकिन जो नेगेटिव है जिसको करंट लगा वहाँ वो दोबारा नहीं जाएगा। तो इसके परिणामों के थ्रू हम सीखते हैं, जो हमें परिणाम मिले उसके थ्रू सीखते हैं। ये है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। नेक्स्ट है, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ये स्कीमा क्या है? सबसे पहले तो ये जानते हैं, जीन पियाजे, जिसे जीन पाइगेट भी कहा जाता है, इन्होंने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया। स्कीमा क्या होती हैं? जो हमारी मानसिक संरचनाएं जिसके थ्रू हम सूचनाओं को संगठित करते हैं, सूचनाओं को याद रखते हैं, वही जीन पियाजे ने स्कीमा मानी थी। और स्कीमा के थ्रू हम जो बाह्य जगत है उसका विश्लेषण करते हैं तो उसको उन्होंने आत्मसात्करण माना था, एसिमिलेशन। आत्मसात्करण होता है कि जो हम कुछ नया सीख करके और हमारे जो पूर्व ज्ञान है उसमें ऐड कर लेते हैं, एसिमिलेशन कर लेते हैं, वही होता है आत्मसात्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? ये होता है कि जो प्रोजेक्ट टेस्ट है उसमें किसी के माध्यम से उसके व्यक्तित्व को जाना जाता है। तो इसमें कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, ये प्रोजेक्टिव मेथड का विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? जो प्रतिभावान शिक्षार्थी हैं उसकी कौन सी विशेषताएं? प्रतिभाशाली कौन सा होता है? जो गिफ्टेड होता है, जो कुछ अलग करता है। इसमें देखते हैं, वह आक्रामक और कुंठित होता है? नहीं होता। जो गिफ्टेड होगा वो कुछ सबसे अलग करेगा, वो पॉजिटिव रहकर करेगा। वह रस्मी व्यवहार करता है, हाथ तथा हिलाना? ये नहीं, ये तो डिसऑर्डर हो गया। वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है? नहीं होता। वह क्या होता है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होगी तो वो कम प्रेरित होकर के उब जाएंगे। जो टीचिंग का लेवल है उसके हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से नहीं हो रहा तो वो उससे उब जाएगा, क्योंकि जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं उनके लिए टीचर को भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए उसी हिसाब से उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसको काम देना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है। तो जो गिफ्टेड होते हैं, गिफ्टेड का अर्थ जिसका IQ 110 प्लस होगा वो गिफ्टेड स्टूडेंट होगा। आगे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं? जो कोई भी डिसऑर्डर्स का से ग्रस्त हैं, वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। उसमें क्या होगा कि एक अवास्तविक लक्ष्य है, नहीं, गिफ्टेड स्टूडेंट है, उनको हमें गिफ्टेड स्टूडेंट समझ करके, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को समझ करके उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। उसके लिए हमें अवास्तविक लक्ष्य नहीं बनाना, ना ये कहना कि ये तो विद्यालय के लिए बाहर बढ़ गया है स्टूडेंट से, क्योंकि इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण और विषय वस्तु धारणा परिवर्तन की अपेक्षा करनी चाहिए। जैसे विशेष कोई बालक है जो किसी प्रकार से डिसऑर्डर है, उसका अपाहिज है, तो उसके प्रति हमें उसके हिसाब से विषय वस्तु बनानी है, उसके हिसाब से हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, और हमारे जो पाठ्यक्रम है उसको भी उसके हिसाब से, बच्चे के हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हैं उनमें कौन सा नहीं है? समस्या समाधान का कौन सा नहीं है? लक्ष्य उनकी समस्या समाधान का है, ये तो लक्ष्य के प्रति जब हम ध्यान देंगे तब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये कौशल है जिसे दोबारा सीखा जा सकता है, जिसका अभ्यास भी किया जाता है, ये भी सही है। समझ और कर्मिक चरणों के द्वारा ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो संगीत संबंधी योग्यता
इसमें नहीं है, क्योंकि संगीत के संबंधी जो योग्यता होगी वो ओनली संगीत के बारे में जान सकेंगे, ना कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सभी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले उस प्रॉब्लम को जानना होगा, उसके चरण के हिसाब से योजना बनानी होगी, उसको सोल्व करना होगा। लेकिन संगीत संबंधी योग्यता ये गलत आंसर है, यानी कि इसका तो सही है, इसमें नेगेटिव पूछा गया है। तो आगे हैं थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसे TAT भी कहते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जो कि व्यक्तित्व को मापने के लिए हैं। अगर आपने हमारी व्यक्तित्व पर्सनैलिटी की वीडियो नहीं देखी हैं तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि इसी के माध्यम से जो TAT है, CET है, 16 PF है, बाकी सभी ये व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न हैं। और व्यक्तित्व से संबंधित इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी साइकोलॉजी के जिस भी टीचिंग एग्जाम में साइकोलॉजी पूछी जाएगी, व्यक्तित्व, बुद्धि, ये तो कॉमन टॉपिक है जो हर टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, ये कौन सा टेस्ट है? ये है प्रक्षेपीय विधि, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड होता है, टेस्ट होता है जिसमें हम किसी माध्यम से, किसी टेस्ट के माध्यम से उस बालक के अचेतन मन का अध्ययन करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उसके हिसाब से उसको ट्रीट कर सकें। आगे हैं, अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रविंद्र को भी ज्वाइन कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक क्रिएटिविटी की ओर ले जाता है? कौन ले जाता है? अपसारी चिंतन, डाइवर्ट थिंकिंग होती हैं, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में हमें सोचने को कहती हैं, कि जिसका एक सॉल्यूशन ना हो, अलग अलग सॉल्यूशन हो, वो होता है डाइवर्ट थिंकिंग और अपसारी चिंतन। ये हमें सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी की ओर ले जाती हैं। तो अभिसारी चिंतन क्या होता है? अभिसारी चिंतन होता है जिसके माध्यम से हमें एक ही सॉल्यूशन के बारे में सोचने के लिए मजबूर करे, यानी कि ये रटन पद्धति है। इसमें हम, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसका एक ही ऑप्शन टिक करना है मुझे, तो ये होगी अपसारी चिंतन। और जो निबंधात्मक प्रश्न होता है, जिसमें हम अपने व्यूज, अपने जो क्रिएटिविटी है वो दिखा सकते हैं, तो वो होता है डाइवर्ट थिंकिंग, यानी कि अपसारी चिंतन। और कन्वर्ट होता है एक ही डायरेक्शन में ले जाना, एक ही आंसर को चूज करना, एक ही विचार देना जो सर्वश्रेष्ठ है, वो होता है अभिसारी। और अपसारी में हम अलग अलग सोच सकते हैं, वो होता है अपसारी चिंतन। नेक्स्ट है, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है और मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ये बार बार प्रश्न आ रहा है, बुद्धि बुद्धि। तो आप हमारे बुद्धि के जो टॉपिक हैं, जो स्टडी विद रविंद्र चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो वो आप ज़रूर देख लीजिए। इसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और जो पेडागोजी हैं, जो सब्जेक्ट या लैंग्वेज में आती हैं, वही भी इसी का बेस होती हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सोल्व होगा। इसमें क्या है, पहले होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोकॉल एज गुणा 100। इस सूत्र से ये निकलता है IQ या बुद्धि लब्धि। जैसे मेंटल एज क्या होती है, उसकी मानसिक आयु, तो उनकी मानसिक आयु क्या है? मानसिक आयु है 14 वर्ष, तो मानसिक आयु होगी 14 वर्ष अपॉन वास्तविक आयु, जो उसकी वास्तविक आयु है, जो वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कितना साल का हुआ है? 13 का, लेकिन उसकी मानसिक योग्यता कितनी है? 14 के हिसाब से, गुणा 100। तो इसका उत्तर आएगा 107.69। तो इसको आप काट करके निकाल सकते हैं, 1400 गुणा 13। नेक्स्ट है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया था? ये इवान वी पावलोव ने दिया था, और इसके कारण इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और उन्होंने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था, और कुत्ते की कंडीशनिंग की थी, जिसके माध्यम से वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। इसके कारण उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो क्लासिकल कंडीशनिंग आपको नहीं देखी है तो यही भी हमारे चैनल पर करा दी गई है, तो ये भी आप जाकर के देख सकते हो। आगे देखते हैं 28 क्वेश्चन, बाल अपराध का क्या कारण है? जो छोटे बच्चे होते हैं वही अपराधी बन जाते हैं, इनका क्या कारण है? कि माता पिता का अनबन,
जैसे अल्बर्ट बांडुरा ने कहा था कि जो बच्चा होता है वो देख करके सीखता है, नकल करके सीखता है। तो जैसे उसके समाज में, उसके परिवार में जो उनको देखने को मिलेगा वही वो बच्चा करेगा। तो अगर माता पिता में भी अनबन चल रहा है, उसका रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो वो क्या होगा, अपराधी बनेगा। परिवार में सहानुभूति का व्यवहार नहीं, सहानुभूति मिलेगी तो वो बाल अपराधी क्यों बनेगा। परिवार में उसकी सहमति मिलेगी, उसको कार्य को बार बार प्रमोट मिलेगा तो वो क्यों बनेगा। अच्छा परिवार है, उसको समृद्ध परिवार है तो क्यों बनेगा। लेकिन अगर उसके माता पिता के बीच में अनबन है या फिर कलह कलेश चल रहा है तो वो बाल अपराधी बनेगा, ये श्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो 2009 में आया था उस पर किस पर ध्यान नहीं दिया गया। जो बालकों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम आया था उसमें बालकों की 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को मुफ्त रूप से शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी ये कहा गया था। लेकिन इसमें प्रश्न में पूछा है कौन सा नहीं है, तो 14 वर्ष के बाद की शिक्षा का उल्लेख नहीं है, ओनली 6 से 14 वर्ष के बच्चों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चरण शोध की क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, एक्शन रिसर्च, जो कि टीचर या प्रिंसिपल करता है, बच्चे की प्रॉब्लम को जान करके संवेगात्मक रूप से, इमोशनल रूप से बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको स्कूल के अंदर ही सोल्व कर दिया जाए, इसको कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। इनका इसमें पूछा गया कि 4 ऑप्शन में से कौन सा अनुसंधान का चरण है, तो ये है प्रोग्राम का क्रियान्वयन और उनका मूल्यांकन, कि उस प्रोग्राम को क्रियान्वयन करना कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन निकालना, उसका मूल्यांकन करना। तो ये था रीट का सितंबर 2021 में पेपर, साइकोलॉजी के इसके क्वेश्चन के एनालाइज किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।